Hello students, my name is Mohammad Haris and I am a second prof MBBS student in BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल एड्स वो टूल होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स की, एनिमल्स की या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में हेल्प करेंगे। तो दोबारा समझिएगा कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। टैक्सोनॉमिकल एड्स वो टूल होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी प्लांट्स की, एनिमल्स की या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं। और टैक्सोनॉमिक स्टडी कहाँ का यूज़फुल होती है? यूज़फुल होती है एग्रीकल्चर में, खेतीबाड़ी में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री के अंदर एंड नोविंग आवर बायो रिसोर्सेज। बायो रिसोर्सेज का मतलब, बायो रिसोर्सेज उन रिसोर्स को बोलते हैं जो हमें लिविंग से मिलते हैं, उनको बायो रिसोर्सेज। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ आर यूज़फुल इन कहाँ कहाँ याद करिएगा? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में एंड नोविंग आवर बायो रिसोर्सेज। अगली चीज़ कि टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए हमको किन चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? क्या चीज़ हमको चाहिए? दिस स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म का करेक्ट क्लासिफिकेशन होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। तो ये भी याद करिएगा कि दिस स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, टैक्सोनॉमिक स्टडी का जो प्राइम सोर्स है वो क्या है? वो होता है कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन। मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म की हमें टैक्सोनॉमिक स्टडी करना होगा, हमें उसका स्पेसिमेन कलेक्ट करना होगा, तभी हम उसकी टैक्सोनॉमिक स्टडी कर पाएंगे। और टैक्सोनॉमिक स्टडी अगर एक्चुअल स्पेसिमेन हमें मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन गेदर्ड इज़ आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विथ स्पेसिमेन। और जो उससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उसको स्पेसिमेन के साथ ही स्टोर कर लेंगे। उसके अलावा कुछ केसेस में, इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर स्टडीज़। कह रहा कुछ केस में क्या होता है कि स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व कर लेते हैं, रख लेते हैं फ्यूचर में स्टडी करने के लिए। अगली चीज़ में समझिएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इंटेंसिव लेबोरेटरी चाहिए हमको और फील्ड चाहिए, फील्ड स्टडीज़। तो आप ये दो चीज़ याद रखिएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी चाहिए और अगली चीज़ फील्ड चाहिए, फील्ड स्टडीज़। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। टैक्सोनॉमिकल एड्स वो टूल होते हैं जिनकी जो हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक स्टडी करने में हेल्प करते हैं। और टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कहाँ का यूज़फुल होती हैं? एग्रीकल्चर के अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर और बायो रिसोर्सेज को जानने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए हमको क्या चाहिए? किस बारे में हमको जानकारी होना चाहिए? करेक्ट ऑर्गेनिज्म का करेक्ट क्लासिफिकेशन होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। अगली चीज़, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? अगर किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना है तो हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए लेबोरेटरी और फील्ड चाहिए। अगली चीज़, प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, मतलब जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का जो प्राइम सोर्स है, जो मेन सोर्स है, वो क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक स्टडी करना है तो हमें एक्चुअल स्पेसिमेन का कलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल स्पेसिमेन को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास एक्चुअल स्पेसिमेन होगा तो क्या होगा? इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उसको स्पेसिमेन के साथ ही हम स्टोर कर लेंगे। और कुछ केस में स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर लिया जाता है ताकि हम फ्यूचर में इनकी स्टडी कर सकें। चलिए अब एक एक करके हम टैक्सोनॉमिक स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हर्बेरियम के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग बोटैनिकल गार्डन के बारे में, फिर म्यूज़ियम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ेंगे और की के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। देखिए, हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क, म्यूज़ियम
कि ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक स्टडी करने में हेल्प करेंगे। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या होता है? इट इज़ स्टोर ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स। कह रहे हैं हम प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स को हम कलेक्ट करते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग प्लांट को हम कलेक्ट करते हैं। स्टोर ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेन दैट आर ड्राई। कह रहे हैं कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, फिर उनको हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, फिर हम एक शीट के ऊपर हम उन्हें चिपका देते हैं। तो हर्बेरियम क्या होता है? इट इज़ अ स्टोर ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स। और प्लांट्स कौन होंगे? आपको ध्यान रखना कि नॉन लिविंग प्लांट्स होते हैं। स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। कह रहे हैं कि हम उन्हें सुखाएंगे, फिर प्रेस करेंगे, दबाएंगे उसको, और हम फिर एक शीट के ऊपर हम प्रिजर्व कर देंगे, उसको चिपका दिया जाता है। और शीट का जो साइज़ होता है उसको आपको याद करना है 11.5 इंच टू 16.5 इंच। तो आपको ये याद करना होगा कि स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ हर्बेरियम शीट कितना होता है? 11.5 टू 16.5। देखिए, हर्बेरियम प्रिपेयर करने के लिए हमें एक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, और उस पेस्टिसाइड को बोलते हैं हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो ये आपको याद करना है कि हर्बेरियम शीट प्रिपेयर करने के लिए एक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड। हर्बेरियम शीट पर हम किन किन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है? हमने स्पेसिमेन को यहाँ पे चिपका दिया। चिपकाने के बाद जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे, ताकि हम फ्यूचर में इनकी आसानी से स्टडी कर सकें। देखिए, इन्फॉर्मेशन कौन कौन से स्टोर करनी होती है? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब डेट और कहाँ से प्लांट्स मिला, कलेक्शन कहाँ से किया गया प्लांट, उस जगह का नाम लिखना होता है। इंग्लिश नेम, लोकल नेम, मतलब उस एरिया में किस नाम से जाना जाता है जहाँ से कलेक्ट किया गया। एंड बोटानिकल नेम्स, मतलब उसका साइंटिफिक नेम भी नोट किया जाता है। अगली चीज़, फैमिली नोट करते हैं हम लोग, और कलेक्टर्स नेम नोट करते हैं, मतलब जिसने प्लांट को कलेक्ट किया उसका भी नाम लिखा जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्यों अभी जल्दी 2-3 साल पहले अभी नीट के एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था, क्या चीज़ नहीं स्टोर करते हैं, ऑर्डर नहीं स्टोर किया जाता है। तो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, इतनी इन्फॉर्मेशन हम हर्बेरिया शीट पर देंगे। अगली चीज़, हर्बेरिया आल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम। क्विक रेफरल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जैसे आप कहीं पे गए, आपने कोई प्लांट देखा, लेकिन आप प्लांट को पहचान नहीं पाए कि वो कौन सा प्लांट था, किस चीज़ का प्लांट था, तो आपको रेफ़र किया जाएगा, हर्बेरिया रेफ़र किया जाएगा। आप जाएंगे, हर्बेरिया को उठाएंगे, वहाँ पे जो शीट होगी, शीट पर रन देखेंगे तो उस प्लांट से मैचिंग करेंगे तो आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो आप पहचान जाएंगे। मान लीजिए किसी इलाके में आप गए थे, आपको नीम का प्लांट देखने को मिला, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। आप पहली बार देखे थे प्लांट को, लेकिन आप पहचान नहीं पाए, तो क्या किया जाएगा? आपको हर्बेरिया रेफ़र किया जाएगा। और हर्बेरिया में जो नीम का प्लांट हो, मतलब जो हर्बेरिया नीम का हर्बेरिया होगा, उसको आप खोलेंगे तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी दी होगी। आप वहाँ से आइडिया लगा लेंगे कि ये नीम का प्लांट है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्विक रेफरल सिस्टम। हर्बेरिया आल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम। ये भी अभी जल्दी हाल में पूछा गया था। फिर पूछा जाता है कि लार्जेस्ट हर्बेरिया इन इंडिया में सबसे बड़ा हर्बेरिया कौन है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता में या शिवपुर में। तो आपको याद करना है कि लार्जेस्ट हर्बेरिया कहाँ पे है इंडिया में? इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जिसका नाम है शिवपुर, कोलकाता के अंदर। अगली चीज़ हम समझते हैं बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में। देखिए, अभी हमने पढ़ा हर्बेरिया के बारे में। हर्बेरिया में किसका कलेक्शन होता है? प्लांट्स का। और जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, इनके अंदर भी हम प्लांट का कलेक्शन करते हैं। और प्लांट यहाँ पर कौन से होते हैं? लिविंग प्लांट। आपको ध्यान क्या रखना है, हर्बेरिया में नॉन लिविंग प्लांट थे, लेकिन बोटेनिकल गार्डन्स ये वो प्लेस होती है जहाँ पर लिविंग प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। किस पर्पस के लिए? ग्रोन लिविंग प्लांट्स आर ग्रोन फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस, मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगली चीज़, जो प्लांट्स होते हैं इन गार्डन्स के अंदर, उनके ऊपर कुछ लेबलिंग होती है। क्या क्या लिखा जाता है उस पर? बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल या फिर साइंटिफिक नेम नोट होता है उस पर। और फैमिली के बारे में वहाँ पर लेबलिंग होती है।
अगर हम बात करें लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हो जाएगा रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? क्यू, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, लंदन। अगली चीज़, अगर इंडियन बोटेनिकल गार्डन पूछे कि लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया, तो हम फिर आंसर करेंगे इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? ये शिवपुर। शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो आपको इनमें से कोई भी आंसर मिले तो आप आंसर, कोई भी ऑप्शन मिले तो आप आंसर कर सकते हैं। अगर लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन वर्ल्ड में पूछे तो आप आंसर करेंगे रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। अगली चीज़, अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो आप आंसर करेंगे शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अगर पूछे कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में लिखते हैं हम इसको NBRI लिखा होता है। NBRI कहाँ पे है? ये लखनऊ में। लखनऊ। तो इतनी चीज़ें आपको याद करनी है। अब हर्बेरिया से कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? हर्बेरिया में नॉन लिविंग प्लांट्स होते हैं और बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर लिविंग प्लांट्स होते हैं। तो इनके अंदर लिविंग प्लांट्स होते हैं और हर्बेरिया के अंदर नॉन लिविंग प्लांट्स होते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा इसको आप। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग म्यूज़ियम के बारे में। म्यूज़ियम के बारे में आपने पहले से सुना भी होगा कि म्यूज़ियम क्या होता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं कि म्यूज़ियम क्या होता है। म्यूज़ियम कहाँ होता है? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है, जैसे कि स्कूल्स के अंदर, स्कूल, कॉलेज, आपके भी स्कूल में रहा होगा कॉलेज, स्कूल, कॉलेज। उसके अलावा इसमें क्या होता है? किसका कलेक्शन होता है? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं। हर्बेरिया हमने पढ़ा, हर्बेरिया में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं। फिर हमने बोटेनिकल गार्डन पढ़ा, बोटेनिकल गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। अब म्यूज़ियम के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेन होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा कि म्यूज़ियम के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। और किस लिए इनको प्रिजर्व किया जाता है? फॉर स्टडी एंड रेफरेंस लेने के लिए। फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इनको यहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेन होते हैं उनको हम एक सॉल्यूशन के अंदर प्रिजर्व करते हैं। और वो किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है? वो होता है फॉर्मेलिन का। तो प्रिजर्व इन कंटेनर्स, एक कंटेनर या जार के अंदर हम उनको प्रिजर्व करते हैं। उसमें एक सॉल्यूशन होता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेलिन बोला जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस आल्सो प्रिजर्व्ड एज, देखिए ड्राई स्पेसिमेन। एक तो हम फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में हम स्टोर करते हैं, उसके अलावा हम प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेन को हम ड्राई स्पेसिमेन के फॉर्म में भी हम स्टोर कर सकते हैं। इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व किया जाता है? इंसेक्ट को हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग। फिर क्या करते हैं हम? किलिंग, उनको मारते हैं, किलिंग। एंड फिर क्या करते हैं हम लोग? पिनिंग, पिन लगा के रख दिया जाता है। तो इंसेक्ट को हम इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो ये तीन चीज़ आप याद रखिएगा कि इंसेक्ट को हम पकड़ेंगे, मारेंगे, फिर उनको पिन लगा करके एक बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है। किस लिए? फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। अगली चीज़, लार्जर एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि बर्ड्स की और मैमल्स की बात करें तो इनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है? स्टफ्ड, मतलब इनके अंदर हम मसाला भरते हैं। स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड मतलब इनके अंदर हम मसाला भर के स्टोर कर लेते हैं। याद रखिएगा इसको कि लार्जर एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। और म्यूज़ियम के अंदर एनिमल्स के स्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं। तो म्यूज़ियम के अंदर एनिमल के स्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं। अगला हमको पढ़ना है जूलॉजिकल पार्क के बारे में। आप सब लोग कभी ना कभी जूलॉजिकल पार्क में तो गए ही होंगे। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है?
एनिमल्स होते हैं। कौन से एनिमल्स होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनको हम प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? दिस आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर। कह रहे हैं ह्यूमन अपने केयर में वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखता है, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन में रखता है जैसे कंडीशन में वो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहते हैं। तो कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटाट, मतलब जैसे उनके नेचुरल हैबिटाट में क्या कंडीशन होती है, बिल्कुल उसी कंडीशन में हम जूलॉजिकल पार्क के अंदर ह्यूमन की केयर में प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में इन ऑर्गेनिज्म को रखता है टू लर्न देयर फूड हैबिट्स, उनके फूड हैबिट्स के बारे में जानने के लिए और उनके बिहेवियर में के बारे में जानने के लिए। तो एनसीईआरटी कह रहा है विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटाट्स। कह रहे हैं उनके नेचुरल हैबिटाट में जैसी कंडीशन होती है बिल्कुल वैसे ही कंडीशन इनको जूलॉजिकल पार्क में प्रोवाइड की जाती है। अगली चीज़ एनसीईआरटी कह रहा है कि चिल्ड्रेंस लव विजिटिंग दिस पार्क। कह रहे हैं इन पार्क के अंदर बच्चे जाना पसंद करते हैं और कॉमनली हम इनको जू बोलते हैं। तो कॉमनली इनको हम कॉल्ड जू कहा जाता है। अगली चीज़, अगला पढ़ेंगे हम लोग एक और टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जो है की, जिसको बोलते हैं हम लोग की बोला जाता है। की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं प्लांट्स और एनिमल, याद रखिएगा दोनों के लिए। प्लांट्स और जूलॉजिकल पार्क में सिर्फ एनिमल्स होते हैं, वो भी कौन से एनिमल होंगे इसके अंदर? लिविंग एनिमल होंगे। म्यूजियम में कैसे एनिमल होंगे? नॉन लिविंग एनिमल होंगे। तो इनके अंदर लिविंग एनिमल्स होते हैं। की के अंदर देखिए की क्या होता है, ये एक अलग से टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि प्लांट्स और एनिमल का आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करेगी। कैसे किया जाता है? बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, मतलब सिमिलरिटी के बेसिस पर और हम डिसिमिलरिटी के बेसिस पर प्लांट्स और एनिमल्स की हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं। इनमें दो अपोजिट कैरेक्टर लिए जाते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग कपलेट बोला जाता है। बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। अब हम कपलेट देखिए, ईच स्टेटमेंट इनकी, इसको बोलते हैं हम लोग लीड बोला जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लीड और कपलेट क्या होता है। तो समझिए एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो आपको किसी एरिया से कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिल गया, आपको आइडेंटिफाई करना उसके बारे में, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। तो आप क्या करेंगे? तो आप उसके लिए दो अपोजिट कैरेक्टर चूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको ऑर्गेनिज्म मिला, तो आप उसके लिए हो सकता है वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो। तो ये अपोजिट कैरेक्टर हो गए। जैसे यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर। अब ये दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कपलेट। अगर किसी एक की बात करेंगे हम लोग, किसी एक की बात करेंगे, चाहे यूनिसेलुलर की चाहे मल्टीसेलुलर की, तो इसको बोलेंगे हम लोग लीड बोला जाएगा। तो हम एक टैक्सोनॉमिक की करके देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उसमें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे उसमें यस और नो होगा। चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू हम टैक्सोनॉमिकल एड को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपको जो एनिमल मिला है उसका हमको आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो कौन सा एनिमल है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो उनके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, कौन कौन से? एक तो यस होगा या तो नो। तो डज द एनिमल हैव एक्सटर्नल ईयर। तो आपको बताना है कि जो आपको एनिमल मिला है उसके पास एक्सटर्नल ईयर है या नहीं है। मान लीजिए उसके पास एक्सटर्नल ईयर है, तो हम पढ़ेंगे, फिर हम अगला कैरेक्टर चूज़ करेंगे। मान लीजिए उसके पास एक्सटर्नल ईयर है, तो हम पढ़ेंगे डज द एनिमल फ्लाई। अगर आप कहते हैं हाँ एनिमल फ्लाई करता है, तो हो सकता है कि वो बैट हो। आपने ऑर्गेनिज्म को कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर लिया। यहीं पे देखते हैं दोबारा, डज द एनिमल हैव एक्सटर्नल ईयर्स। क्या उसके पास एक्सटर्नल ईयर है? तो आप कहते हैं नहीं। मान लीजिए आपने कहा कि इसके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है, फिर आपको गो टू थर्ड कैरेक्टर को देखना है, कौन सा? डज द एनिमल फ्लाई। आपको अब यहाँ से करना है एनिमल फ्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए एनिमल फ्लाई भी नहीं कर रहा है,
तो आपको फिर अगला कैरेक्टर देखना है, गो टू 4। तो डज द एनिमल हैव लिम्स, मतलब क्या एनिमल्स के पास लिम्स हैं? तो फिर आप देखेंगे कि यस आर नो। तो मान लीजिए लिम्स भी नहीं है उसके पास, तो उसके पास लिम्स नहीं है। अगला कैरेक्टर फिर देखेंगे हम, कौन सा कैरेक्टर, गो टू 5। अगला कैरेक्टर देखेंगे, डज द एनिमल्स हैव गिल्स। अगर एनिमल्स के पास गिल्स होगा, मान लीजिए आपने कहा कि यस एनिमल्स के पास गिल है, अगर गिल्स है तो फिर ये फिश है, फिश है। अगर आपने कहा कि एनिमल के पास गिल्स नहीं है तो फिर यह है स्नेक है। तो आपने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया, एनिमल्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग की। देखिए एनसीईआरटी कह रहा है कि कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, कह रहे हैं कीज ऑर्गेनिज्म की एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा भी कि हमने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया। और हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक की रिक्वायर होती है। जैसे कि फैमिली के लिए अलग टैक्सोनॉमिक की होगी, जीनस के लिए अलग की होगी, स्पीशीज़ के लिए अलग की होगी। एनसीईआरटी कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के हमारे पास कुछ और भी तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? हमको फ्लोरा के बारे में पढ़ना है, मैनुअल्स के बारे में पढ़ना है, मोनोग्राफ के बारे में पढ़ना है और कैटलॉग के बारे में पढ़ना है। चलिए एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फ्लोरा के बारे में। फ्लोरा के बारे में, फ्लोरा किस बारे में जानकारी देता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनके हैबिटाट और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी देता है। तो फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स गिवन इन एरिया, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनकी हैबिटाट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी देता है। चलिए अब पढ़ते हैं मैनुअल्स के बारे में। मैनुअल्स क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में मैनुअल्स किसी स्पेसीज के नाम की आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया। अगला मोनोग्राफ के बारे में समझते हैं। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ कौन सी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है? कंटेंस इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सान, मतलब किसी भी एक टैक्सान की इन्फॉर्मेशन। टैक्सान जैसे कि जीनस हो गया, स्पीसीज़ हो गया, एक फैमिली हो गया, एक क्लास हो गया, मतलब किसी एक टैक्सान की इन्फॉर्मेशन देता है मोनोग्राफ। मोनो से आप समझ सकते हैं कि मोनोग्राफ किसी भी एक टैक्सान की इन्फॉर्मेशन देता है, एनी टैक्सान जैसे कि जीनस हो गया या फैमिली हो गया एक टाइम में। कैटलॉग क्या होता है? एक बुक होती है ये। इट इज़ अ बुक दैट कंटेन्स लिस्ट ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी एरिया में पाई जाने वाली स्पेसीज के नाम्स होते हैं। कैटलॉग आपने देखा भी होगा, कपड़ों का कैटलॉग देखा होगा या कोई सामान लेने जाते हैं उसका कैटलॉग आप देखते हैं। तो कैटलॉग क्या है? एक किताब होती है दैट कंटेन्स लिस्ट ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाले स्पेसीज के नाम्स होते हैं और उनकी पिक्चर इमेजेस भी होती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया और अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। बाकी पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में।